डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 5, अंतिम सेट आपका बीएमटी का यानी बिजनेस मैथमेटिक्स का। इससे पहले चारों सेट करा दिए गए हैं आपके, तो उनको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी, उसको टच करके आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, अंकगणितीय गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच में संबंध जो है प्रदर्शित करने वाला सूत्र कौन सा है, यानी कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो है सॉल्यूशन अगर आप करते हैं या रिलेशन बताते हैं तो इस तरह से मिलेगा आपको। अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर हटाओगे तो इसका अंडर रूट में आ जाएगा। बस इतना ही फर्क है, अगर आप इसका स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, ये सॉल्यूशन है सिंपल। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की बल्लेबाजी का औसत स्कोर जो है निकालना है, यानी कि किसी का भी, आप भी अगर किसी 5 इनिंग में अगर कोई 5 पारियों में कुछ भी रन बनाते हैं तो आपका औसत यानी कि हर पारी में लगभग लगभग आपने कितना रन बनाया है, तो सभी रनों को जोड़ करके और 5 से जो है 5 इनिंग को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे सबमिशन कर लेंगे, सभी का 300 आ जाएगा। और इनिंग है 5, तो हमारा एवरेज आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन में एन, 300/5 यानी कि 60 रन। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ काल में किसी श्रेणी को के बढ़ने या घटने की सामान्य मूलभूत प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकुलर ट्रेंड यानी दीर्घकालीन उपनति। आपको मैंने शायद सेट नंबर 1 या 2 में भी इसको कराया है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 और 125 का गुणोत्तर यानी कि जीएम आपको निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सिंपली आपको पता है कि इसका अंडर रूट ले लेते हैं और अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों से भविष्य के आंकड़ों के अनुमान की तकनीक को हम एक्स्ट्रापोलेशन यानी बाह्य गणन कहते हैं। जो हमारे आंकड़े हैं उससे अगर हमें भविष्य का अनुमान लगाना है तो बाह्य गणन कहलाता है। और इंटरपोलेशन जो है आपका भूतकाल का जो है, अगर यहाँ पे बोले टेक्निक एस्टिमेटिंग पास्ट फिगर्स, तो वो होता है इंटरपोलेशन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका का मान निकालना है। यहाँ पे आंकड़े दिए हैं, 3 आंकड़ों को सबसे पहले हम व्यवस्थित करेंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो 28, 52, 73, 91 और 189 आ जाएगा। और हमें पता है मीडियन का फॉर्मूला जो होता है n+1/2 का टर्म होता है, तो ये टर्म निकालेंगे। कौन सा टर्म आ रहा है? टर्म आ रहा है थर्ड वाला, तो थर्ड वाला टर्म देखेंगे 1 2 3, थर्ड टर्म है 73, तो हमारा आंसर 73 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुलक का मान निकालना है। यहाँ पे फिर से आपको सीरीज दे रखी है, इस सीरीज को जो है हम अरेंज करते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वही बहुलक होता है। बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा आवर्ती किसकी है, कौन सा अंक सबसे ज़्यादा आया हुआ है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 6 की आवर्ती सबसे ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे दिए गए आंकड़ों में संख्या 6 की आवर्ती सबसे अधिक आता है, बहुलक 6 होगा। सिंपली इट इन द गिवन डाटा फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज मैक्सिमम, सो मोड ए विल बी 6, यही आंसर होगा हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट जो 8वां क्वेश्चन है, 1, 5 और 200 का गुणोत्तर माध्य निकालना है। जब 3 संख्याएं हो तो हमारे को क्यूब रूट ले लेते हैं, तो 1 × 5 × 200, ये 1000 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट निकालोगे तो इसमें आ जाएगा 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। अगला जो क्वेश्चन है, किसी होटल के 3 कर्मचारियों की औसत आयु जो है 40 वर्ष है। 3 कर्मचारी यानी 3 एम्प्लॉई हैं, उनकी औसत आयु दे रखी है। एक मतलब एक की नहीं दे रखी है, ये औसत दे रखी है। औसत मतलब तीनों का औसत है, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 120। यानी कि यहाँ पे देखेंगे हम एवरेज एज जो दे रखा है, औसत आयु 3 एम्प्लॉई का 40 साल दे रखी है, तो टोटल एज निकालेंगे तो 40 इंटू में कितने एम्प्लॉई है? 3, तो 3 का 120 जो है टोटल एज आ गया। प्रश्न के अनुसार जो है एक एम्प्लॉय जो है छोड़ के चला जाता है जिसकी आयु 30 वर्ष है। अगर वो होटल छोड़ देता है तो इसमें से बचे हुए 120 में से कितनी उम्र घट गई, तो हम बता देंगे कि 120 में से 30 उम्र कम हो गई, यानी कि 90 जो है वो दो बचे हुए का टोटल एज हो गया। और दो का अगर टोटल एज 90 है तो इसका एवरेज एज निकालेंगे तो 90/2 कर देंगे, तो हमारे पास 45 साल आ जाएगी। यहाँ पे सब कुछ लिखा है मैंने, बस आपको समझा दिया। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, यदि माध्य और माध्यिका दे रखे हैं तो बहुलक का मान आपको निकालना है। आपको पता है मोड मीन मीडियन और मीन में जो है रिलेशन होता है, इस तरह से बहुलक माध्य और आपका जो माध्यिका में रिलेशन होता है ये वाला। तो यहाँ पर जो जो हमको मीडियन दे रखा है तो माध्यिका दे रखे है तो मीडियन को रख देंगे। मीडियन हमको 27 दे रखी है तो मीडियन हमने 27 रखा, और मीन हमको 23 दे रखी है तो मीन हमने 23 रखा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोड की वैल्यू जो है 35 आ जाएगी। इससे पहले वाले सेट में भी हमने इसको डिस्कस किया है, शायद सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 2 में तो हमने इस फॉर्मूले को हिंदी में बताया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा 3 वर्षीय चल माध्य द्वारा उपनति की मूल्य गणना करनी है। तो उपनति का मूल्य निकालने के लिए हम ईयरों को लिख लेते हैं। सबसे पहले ईयर्स को लिख लिया, फिर इनकी वैल्यूज़ दे रखी है 25, 27, 26, 23, 29 और 28, इनको लिख लेंगे। फिर थर्ड ईयर टोटल निकालेंगे, ये
3 का एक साथ टोटल करेंगे। ये तीनों का एक साथ टोटल किया तो तीनों के बीच में जो संख्या है उसके सामने लिखेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे। तो तीनों का ये टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70, जो कि तीनों के बीच में लिखेंगे। तो तीनों का बीच वाला आंकड़ा कौन सा है? तो 27। इसी तरह अगले तीनों का फिर से हम निकालेंगे तो 27, 26 और 23 का, तो इसके बीच का आंकड़ा 26 है। 26 के सामने उस वैल्यू को लिख देंगे। फिर अगले 3 को पकड़ेंगे, 23 और आपका 26 और 29 को। इन तीनों का आंकड़े का जो सबमिशन होगा वो आ जाएगा उसके सामने। और उसके बाद में फिर से 3 पकड़ेंगे और तीनों का जो है टोटल आएगा वो उसके बीच वाले वैल्यू के सामने लिख देंगे। कई बार मैंने बताया है। तो इस तरह से 3 ईयर का टोटल आ जाएगा। अब 3 ईयर का एवरेज निकालोगे तो 3 ईयर का एवरेज, अभी हमने एवरेज सीखा है कि एवरेज क्या होता है, जितने भी एवरेज बोला जाए उसमें से केवल उतने को डिवाइड कर देना है। तो 3 साल का है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से सभी को डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। यही हमारा आंसर है। इसके अलावा ग्राफ प्लॉट करना होगा तो ग्राफ आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, जूतों का मॉडल साइज निकालना है। आपको दे रखे हैं जूतों के साइज दे रखे हैं यहाँ पे, और उसके बाद में छात्रों की संख्या दे रखी है। तो हम सबसे पहले साइज लिख लेंगे और छात्रों की संख्या लिख लेंगे। उसके बाद में हम ग्रुपिंग ऑफ 2 कर देंगे, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि 2 टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग ऑफ 2 में 2 टेबल और ग्रुपिंग ऑफ 3 में 3 टेबल बना लेंगे। उसके बाद में एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस बाद में बताता हूँ। पहले साइज लिख लिया आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया। अब ग्रुपिंग ऑफ 2 करना है, यानी 2 को जोड़ना है। तो 2 ये जोड़ोगे तो दोनों का जोड़ जो है इन दोनों के बीच में लिखना है। तो इन दोनों का बीच में ये जगह है। तो 16 और 14 हो जाएगा आपका 30। उसके बाद में अगले 2 हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ चुके हैं हम, इनको छोड़ देंगे। अब अगले 2 को ले लेंगे। तो 2 है 25 और 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ जो है आएगा 36। और इसी तरह से अगले 2 जोड़ों को ले लेंगे तो इनका पे आ जाएगा 10। उसके बाद में ग्रुपिंग ऑफ 2, अब जो जो लिए हैं 2 उनको छोड़ करके अगले 2 लेंगे। तो हमने 14 और 16 लिया था, लेकिन 16 और 25 नहीं लिया था। तो 16 और 25 को लेंगे तो 41 आएगा। इसी तरह से अगले जो आप 11 और 7 को लेंगे तो 18 आएगा। जो जो हमने लिया है उनको नहीं लेना है, जो जो नहीं ले चुके हैं उनको लेते जाना है। इसी तरह से अब हम ग्रुपिंग ऑफ 3 करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ 3 का मतलब 3 एक साथ जोड़ेंगे। तो 3 एक साथ जोड़ेंगे तो 55 आएगा। फिर 3 एक साथ जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। उसके बाद में फिर से हम 3 करेंगे। तो ऑलरेडी हमने कौन से 3 लिए थे? तो 3 हमने स्टार्टिंग वाले लिए थे। अब हम 3 उससे जस्ट नीचे वाले लेंगे। तो 3 ये वाले लेंगे तो इनका टोटल आएगा 52। तो हमने यहाँ पे 52 लिख दिया है। उसके आगे 3 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे जो 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ले चुके हैं, इसके आगे 3 नहीं है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। और उसके बाद में फिर से ग्रुपिंग 3 की करनी है तो 43 आएगा, जो कि आपका कौन कौन सा आएगा? तो 43 आपका 6 और 5 ये आपका 11 और एक 12 एक 13। ठीक है, तो ये 43 आ गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका ये 52 आ गया। ये हमारा ग्रुपिंग हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे देख लेना, अगर कोई भी आपको ऐसा डाउट लगता है कि नहीं सर इसमें कहीं यहाँ पे मिस्टेक है वहाँ पे मिस्टेक है, तो आप देख लेना। वैसे मैंने पूरा जानबूझ के सही एकदम तरीके से किया है। तो यहाँ पर आपका 6 और 7 13 और 2 और एक 3 और एक 4, तो 43 इसका ग्रुपिंग आ गया। तो इन तीनों का ग्रुपिंग हमने कर लिया 43। तो इस तरह से ग्रुपिंग कर लिया। अब हमें पता है कि इसमें जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है ये है 25 की। ठीक है, तो ये 25 की फ्रीक्वेंसी जो है हम ले लेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा देखते जाएंगे हर टेबल की। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25 की है। तो 25 का है, यानी कि एक यहाँ पे लिख देंगे हम। एक यहाँ पे जो है, यहाँ पर एक जो हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे एक मार्क कर दिया। इस तरह से एक मार्क कर देना है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बहुत ढंग से बताया था। उसके बाद में इस वाली टेबल में देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा 36 है। तो 36 को हम गोले के अंदर ले लेंगे। ये 36 हमारा गोले के अंदर आ गया। अब ये जो 36 है ये किसके जोड़ने से आया है? तो 36 के सामने जो हम एक लिख देंगे। और ये जोड़ किसका है? तो ये दोनों इनका जोड़ है। तो इसमें एक और ऐड कर देंगे यहाँ पर, और इसके नीचे वाला 11 वाले में एक और ऐड कर देंगे इस यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपका फिर नेक्स्ट वाले में सबसे बड़ा कौन सा है? तो हमारा जो सबसे बड़ा है वो है 41। 41 का फिर हमने 41 जो है 41 किस टेबल में आया है? तो 41 यहाँ पे आया है। तो 41 का जो है हम इसके सामने फिर से 1 एक मेंशन कर देंगे। और उसके बाद में जो है ये 41 किसके किसके मतलब एडिशन से आया है ये आपको बताना है। तो 41 जो है आपका इन दोनों का एडिशन से आया है, तो इसके सामने एक लिख देंगे और इसके सामने भी एक लिख देंगे। इसी तरह से आपका 55 जो है इसमें सबसे बड़ा है। 55 के सामने एक लिख देंगे। और उसके बाद में ये 55 किसकी वजह से आया है टोटल? तो 55 जो है ये 3 को ऐड करने से आया है, ग्रुपिंग ऑफ 3। तो ये सारे के सारे ग्रुपिंग हैं, तो इनमें 1 1 1 लिख देंगे। इसी तरह से फिर आपका 52 कहाँ से आया है? तो 52 किसके किसके एडिशन से आया है उसको पकड़ करके जो है इसमें फिर 1, और जिसके सामने मतलब ये 52 तीन आंकड़ों को, कौन कौन से आंकड़ों को जोड़ के आया? तो 16 25 और 11 को जोड़ने से आपका 52 आ जाएगा। 6 5 11 और एक 12, तो ये 52 आ रहा है। तो यहाँ पे 16 के सामने एक लिखेंगे, फिर 25 के सामने एक लिखेंगे और फिर 11 के सामने एक लिख देंगे। इस तरह से ये बनती जाएगी वैल्यू। अब फिर इसके बाद में आपका लास्ट बचा 43। 43 आपका किसके किसके एडिशन से आया है? तो 43 आया है 25 और आपका एक 26, 26 और 10 36, 36 और 7 53, 43।
तो इन तीनों के ऐड से आया है, तो 25 के सामने 1 लिख देंगे और फिर उसके बाद में 11 के सामने 1 लिख देंगे और उसी तरह से आप 7 के सामने 1 लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ टेबल। अब जो है हम देख लेंगे, इसका 1 आया, इसका 3 आया, इसका 6 आया, इसका 3 आया और इसका 1 आया। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी आई है, तो यहाँ पे आई है 3, ठीक है। तो यही वाली जो हमारी 3 है, और ये 3 किस टेबल को डिनोट कर रही है, इस टेबल को पकड़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पे देखो साइज़ जो है ये 8 आ रहा है, तो ये ही हमारा आंसर है। तो हम लिख देंगे मॉडल साइज इज़ 8, बस यही हमारा आंसर है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि समांतर माध्य 50 है तो हरात्मक माध्य 32 है, तो गुणोत्तर माध्य निकालना है भैया। तो आपको क्या दे रखा है, सिंपल जीएम निकालना है। आपको एएम और एचएम दे रखा है, दोनों को ले लेंगे और निकाल लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 32 को 1600 आ जाएगा, 16 को आप टुकड़े कर सकते हैं, 40 इंटू 40, 140 बाहर निकाल लोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अंतःगणन और बाह्य गणन में अंतर स्पष्ट करना है। मैंने आपको पिछले वाले सेट में और भी अंतर बताए हैं, आप चाहें तो केवल ये भी अंतर लिख करके आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो है दो सीमांत बिंदुओं के मध्य बिंदु का मूल्य ज्ञात करना जो अंतःगणन कहलाता है, और बाह्य गणन जो सीमांत बिंदुओं के बाहर किसी मूल्य का मूल्य निकालना जो है वो आपका बाह्य गणन कहलाता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। WM हापर का ये जो है स्टेटमेंट है, आप इसको लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से स्वतंत्र हस्तरीति द्वारा दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। तो आपको पता ही है अच्छी तरह से, इसको भी मैंने कराया है। सबसे पहले ईयर लिख लेंगे, टोटल ईयर कितने हो गए, 5, ठीक है। प्राइस जो है आपका दिया गया है, उस प्राइस को लिख लिया हमने, मान लिया वाई है प्राइस, तो ये लिख लिया हमने प्राइस, प्राइस का सबमिशन कर दिया, ये 555 आया। उसके बाद में एक्स जो है एक्स निकालते हैं, जो इन सभी ईयर्स का जो बीच वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर से 2 छोड़ेंगे, नीचे से 2 छोड़ेंगे, तो हमारे पास जो ईयर आ रहा है वो आ रहा है 2017। तो 2017 जो ईयर है, ये सभी ईयर में से घटाएंगे, तो 2015 में से ईयर माइनस 2017 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ईयर कौन सा है, 2015, इसमें से क्या घटाना है, 2017, 2017 घटाओगे -2 आ जाएगा। इसी तरह 2016 में से 2017 घटाओगे तो -1 आ जाएगा, 2017 में से 2017 घटाओगे 0 आ जाएगा, 2018 में से 2017 घटाओगे +1 आएगा, और 2019 में से 2017 घटाओगे तो फिर आपका +2 आ जाएगा। इस तरह से ये टेबल बन गई। अब इस टेबल में जो वैल्यू आई है, इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो एक्स की ये वैल्यू क्या थी, एक्स थी, तो अगर ये वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस तरह से ये स्क्वायर कर दिया, इसका सबमिशन कर दिया हमने, सबमिशन एक्स स्क्वायर का 10 आ गया, टोटल जोड़ लिया। अब एक्स इंटू वाई कर देंगे, एक्स तो वैल्यू ये है, वाई वैल्यू ये है, तो 93, 93 इंटू -2, तो ये -186 आ जाएगा। 102 इंटू -1, तो ये 102 माइनस में आ जाएगा, फिर ये 0 से 0 आ जाएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आते जाएगा। यहाँ पे टेबल में क्या है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। एक्स ये है, ये वाले आंकड़े एक्स है, और ये है वाई, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और सामने यहाँ पे एक्स वाई वाले टेबल में लिखते जा रहे हैं। फिर लास्ट में सबमिशन कर देंगे, सबमिशन एक्स वाई बराबर 170 आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है फॉर्मूला वाई इक्वल्स टू ए प्लस में बी एक्स होता है, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में डाल देंगे, ए की वैल्यू आप जो है यहाँ निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालने का होता है सबमिशन वाई अपॉन में एन। सबमिशन वाई देखिए, तो आपके पास 555 है, एन कितना है 5, तो 555/5 111 आ गया। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू निकालने के लिए सबमिशन एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर करते हैं। तो एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई 170 है। देखिए यहाँ पे सबमिशन है एक्स वाई 170, और एक्स स्क्वायर जो है 10 निकाला, तो 170/10, तो ये 17 आ गया। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू एक्स की वैल्यू दे रखी हैं ये टेबल में। अब इसी के सामने रखते जाएंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी 111, और बी की वैल्यू हमने 17 निकाली है। तो 111 प्लस में 17, 111 प्लस में 17 सब जगह हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू जो है चेंज हो रही है, -2 आ रही है, तो -2 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 है तो -1, 0 है तो 0, +1 है तो +1, और +2 है तो +2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके और जो प्लस माइनस जो भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 77, इसका 94, इसका 111, इसका 128, इसका 145, और इन सभी को ऐड करोगे तो वो इसके बराबर सबमिशन वाई के बराबर आता है। तो ये और ये अगर बराबर नहीं आ रहे तो आपकी टेबल समझ लेना गलत है। तो यहाँ पर जो है 555 आएगा, तो यहाँ पे भी 555 आना चाहिए, तभी जाके ये आंसर आपका सही होगा। इस तरह से ये टेबल निकाल लिया। अब हमारे से इसमें कुछ ऐसा पूछा नहीं है, हस्तरीति द्वारा दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, तो हमने जो है वाई की वैल्यू निकाल ली। ये टेबल कंप्लीट हो गया, और हमारे पास वाई की वैल्यू जो निकालने के लिए एक्स के लिए दीर्घकालीन के लिए हम जो है 2017 माना था, 2017 के नीचे आंकड़े कितने हैं, +1 और +2, तो टोटल हो गया 3। तो हम एक्स की वैल्यू 3 ले लेंगे, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 3 रख रहे हैं। तो हमारे पास जो आ जाएगा ये 51, 162 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा वाई सी की। तो इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। 16वां नंबर जो क्वेश्चन है, माध्य निकालना है।
तो हमारे पास ये टेबल दी गई है, इस टेबल को हम लिखेंगे। सी आई जो दे रखी है वो सी आई लिख दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है फ्रीक्वेंसी लिख दिया। फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 190। मिड वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मिड वैल्यू इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा। फिर सभी को जोड़ते जाओगे और 2 से डिवाइड करते जाओगे, अब मिड वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद में प्रोडक्ट यानी कि f इंटू एक्स कर देंगे, तो f की वैल्यू 34 है और x की वैल्यू 15 है, तो 15 इंटू 34 करोगे 510 आएगा। 25 इंटू 36 करोगे 900 आएगा। 35 इंटू 43 करोगे 1505 आएगा। इसी तरह 37 इंटू 45 करोगे 1665 आ जाएगा। और इसी तरह 40 इंटू 55 करोगे 2200 आ जाएगा। तो इन सभी का सबमिशन करोगे तो सबमिशन एफ एक्स आ जाएगा 6780। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमें पता है एक्स बार यानी कि सबमिशन एफ एक्स अपन में एन, एफ एक्स की वैल्यू ये रही, एन की वैल्यू ये रही, डिवाइड कर देंगे 35.68 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो है मादे का निकालनी है, तो हमारे पास टेबल दे रखी है, इस टेबल में सी आई लिख लेंगे जो सी आई दे रखी है। फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल एन निकाल लेंगे 290। संचयी बारंबारता सी एफ निकाल लेंगे, तो 45 का 45 आ जाएगा। फिर 45 अगले में जुड़ जाएगा, तो 45 प्लस में 48 है, तो 48 93 हो गया। 93 फिर अगले में जुड़ जाएगा 66 में, तो ये आ जाएगा इतना। 66 में फिर अगला जुड़ जाएगा, तो इस तरह से आपका सी एफ पता ही है आपको, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो सी एफ निकालना, तो सी एफ निकाल लोगे। साइज़ जो है हम निकाल लेंगे, n/2 टर्म होती है, n/2 टर्म निकालते हैं तो हमारे पास साइज़ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 145। 145 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 145 हमारा 159 में लाई करेगा। तो यहाँ पर हमारा 145 किस में लाई कर रहा है, 159 में, यानी कि 159 में लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ये आपका आ गया एफ़, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो कि ये आपका एफ़ आ गया, ठीक है। चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपका F1 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर जो है हमारा एफ़ जो है आ जाएगा, तो ये हमारा एफ़ आ गया, ठीक है। मैंने लिखा आपका ये एफ आ गया, इसको ध्यान रखोगे कि ये आपका एफ आ गया, ठीक है। अब आगे जो है आपका क्वेश्चन, ये एफ आप लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, आप एफ समझ गए कि ये जो हमारी जिस टेबल में ये वैल्यू लाई करती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी एफ होती है। तो एफ आ गया 66, तो हमने एफ यहाँ पे बता दिया कि ये एफ जो है 66 है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। आगे बताता हूँ, और आगे एफ की वैल्यू निकाल दी हमने 66। उसके बाद में जो है एम, एम आपको 45 दे रखा है, तो एम यहाँ पे 45 मैं लिखना भूल गया था, एम आप 45 लिख लोगे। एम आ गया 45। इसके बाद में जो है आप इसमें एल निकालेंगे, L1। तो L1 कितना होता है, L1 जो होता है इसकी छोटी वाली साइज़ होती है। तो यहाँ पर देखिए 50 और 40, इसकी छोटी साइज़ 40 है, तो ये हमारे पास L1 आ गया। तो इसकी L1 की वैल्यू यहाँ पे 40 लिख दी हमने, ये L1 आ गया, ठीक है। सी क्या होता है, तो इसके ऊपर वाला सी होता है, ये है सी आपका, तो यहाँ पर आप सी लिख सकते हैं। तो ये सी हो जाएगा 93, ठीक है ना। सभी टेबल्स में मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, केवल आपको बताने के लिए। तो ये होता है सी, तो सी की वैल्यू 93 लिख लेंगे, तो ये सी हो गया, ठीक है। इसके बाद में आई आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो सभी में 10 का डिफरेंस है, तो आई हमारे पास 10 आ गया। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, फॉर्मूला हमें पता है। तो फॉर्मूला L1 है, L1 की वैल्यू 40 रखी, आई की वैल्यू 10 है, 10 रखी, एफ की वैल्यू 66 है, 66 रखी, एम की वैल्यू 145 हमने निकाली थी, 145 रखी, और माइनस में सी की वैल्यू हमने 93 ले रखी है, 93 रखी। सॉल्व किया इसको, सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मीडियन का 47.87 या 88, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अंतःग्रहण विधि से जो है आपको 2009 का निर्देशांक निकालना है। तो 2009 को निकालना है, यहाँ पे दिया नहीं गया है 2009। सबसे पहले y0, y1, y2, y3 और y4 इस तरह से हम आंकड़ों को मान लेंगे। इन आंकड़ों को मान करके हमारे को फॉर्मूला पता है, y4 तक जा रहे हैं तो इसकी पावर 4 आ गई, y -1 की पावर 4 इक्वल्स टू 0 होता है, तो यानी कि y -1 की पावर 4 जो है, हम इसमें लास्ट 4 आ रहा है तो 4 ले लेंगे। और y -1 की पावर 4 को एक्सपांड करते हैं, तो इसको हम जब ब्रैकेट को खोलते हैं, इसकी घात 4 है, तो इसको हम जब ब्रैकेट से खोलेंगे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे y4, उसके बाद y3, उसके बाद y2, उसके बाद y1, फिर उसके बाद y0। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा गैप में आप लिखेंगे, समझ लेना इसको लिखते कैसे, याद रखना है आपको, क्योंकि आप भूल जाओगे। तो y4, फिर y3, फिर y2, फिर y1, फिर y0, उल्टा हमें घटते हुए क्रम में लिख देना है। फिर पहले वाले में माइनस लगा देना है, पहले वाले दोनों के बीच में माइनस, अगले दोनों के बीच में प्लस, फिर अगले दोनों के बीच में माइनस, फिर अगले दोनों के बीच में प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा देना है। अब सॉरी सॉरी, अब आपको y4 में कुछ भी नहीं लगाना है,
अब जो है आपको एक में 4 लगाना है, अगले में 6 लगाना है, फिर 4 लगाना है, बस यही करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब मैक्सिमम y4 हो और y4 ही मैक्सिमम आता है तो आपको 4 और फिर 6 और फिर 4 लगा देना। प्लस माइनस मैंने पहले बता दिया था, अरेंज करने पहले बता दिया। ये किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। इसको हमने ब्रैकेट को खोला तो ये आया, और ये किसके बराबर है? 0 को, तो 0 यहाँ पे लिख दिया, इसके बराबर भी 0। अब हम जो है वैल्यूज रख देंगे। y4 की वैल्यू देखिए 180 है तो 180 रखा। y3 की वैल्यू कितनी है? 156 रखा। 4 इंटू है तो 4 इंटू कर दिया। और 6y2 हमारे को निकालना ही है तो हम इसको कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे एज इट इज रहा। y1 की वैल्यू 111 है, तो माइनस इंटू 4, पहले से हमने फॉर्मूले में 4 लिख रखा है तो 4 तो आ गया। y1 की वैल्यू 111 और y0 की वैल्यू 100 है तो 100 रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को इसको सॉल्व करने को, आंकड़े को, तो मैथमेटिक्स तो आती है इतना कि हमें प्लस माइनस इंटू करना है, तो प्लस माइनस इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6y2 माइनस 788 इक्वल्स टू 0। 788 को उधर ले जाएंगे ब्रैकेट के, तो ये आ जाएगा 6y2 बराबर 788 और y2 बराबर 788 अपॉन में 6, इसको डिवाइड करोगे तो 131.33 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी होता है ये वाला, केवल आपको फॉर्मूला ही कंफ्यूज करता है, और फॉर्मूले को याद करने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले उल्टी तरफ से करेंगे कि y4 y3 y2 y1 और y0 लिख देंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लिख देंगे, और फिर आप चालू करोगे, 4 की पावर है तो 4 से स्टार्ट करोगे, 4 फिर 6 और फिर 4, बस यही लिखना होता है, 4 6 4 लिखना है बस। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को रखना है और सॉल्व कर देना है। यहाँ पे बहुलक निकालना है, 19वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, जो कि अभी हमने देखा था ग्रुपिंग करना, उसी तरह से ग्रुपिंग कर देंगे। तो सबसे पहले सी आई लिख देते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब ग्रुपिंग ऑफ 2 करेंगे, अभी मैंने बताया था ग्रुपिंग ऑफ 2 यानी कि 2 टेबल बनाएंगे, ग्रुपिंग ऑफ 3 में 3 टेबल बनाएंगे, उसके बाद में एनालिसिस कर देंगे। तो यहाँ पर 43 और 65 दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का जो एडिशन है वो आ जाएगा आपका 108। इन दोनों का जो एडिशन है वो आ जाएगा आपका 153। आगे आगे दो बचे नहीं तो छोड़ दिया हमने। अब हमें हमें पता है कि हमने ये दो लिए थे और ये दो लिए थे। हमने कौन से दो नहीं लिए थे? तो हमने दो नहीं लिए हैं ये वाले, 65 और 97। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 162। अब अगले हम तीन लेंगे, तो तीन लोगे तो यहाँ से 43 और 65 और 97, ये तीनों लोगे तो तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 205। ठीक है, ये 205 आ गया। अब 205 आ गया तो देखो आपने 43 65 और 97 लिया था, आगे तीन और लेने हैं, तो आगे तो तीन है ही नहीं क्योंकि हमने ये तीन लिए थे, उसके आगे दो ही आंकड़े हैं तो इसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह से फिर अगले वाले टेबल में फिर से तीन लेंगे। हमने ये वाले तीन लिए थे, पहले ऊपर वाले तीन लिए थे, अब तीन लेंगे 65 97 और 61 वाला, तो इसका आ जाएगा 223। ठीक है, अब इसके आगे फिर से तीन नहीं है, अब हम लास्ट वाले तीन ले लेंगे, उसका आ जाएगा 202। तो इस तरह से जो है हमने ग्रुपिंग 2 और 3 की कर दिया। ग्रुपिंग 2 और 3 की करने के बाद में हमें जो है अब फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कौन सा जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा 97 ज़्यादा है तो इसके सामने एक लगा देंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो 58 की है। और ये 58 आया कैसे, तो 158 आया कैसे, तो 158 इन दोनों का एडिशन से आया, तो इसके आगे फिर से एक लगा देंगे और 61 के आगे फिर से एक लगा देंगे। समझ में आ गया होगा। अब अगले वाले टेबल में देखते हैं 162 है। 162 किससे हमारे को मिला, तो 162 हमारे को 65 और 97 के एडिशन से मिला, तो 65 के आगे एक लगा देंगे और 97 के आगे एक लगा देंगे। इसी तरह से 205 कहाँ से आया, तो 205 जो है हमें ग्रुपिंग ऑफ 3 से आया, तो तीन को हमने जोड़ा था। तो तीन कौन कौन से जोड़े थे, 43 65 और 97, इन तीनों के आगे हम एक एक लगाते जाएंगे। ठीक है, एक एक लगा दिया। अब हमारा 223 कैसे आया, तो 223 हमारा किस तीन को जोड़ा था, तो तीन हमने ये वाले तीन जोड़े थे, तो इन सभी के आगे एक एक लगाते जाएंगे, यहाँ पे एक एक लगा दिया। अब हमारा 202 कैसे आया, तो 202 हमारा जो है इन तीनों को 97 61 और 44 को जोड़ने से आया। तो इन दोनों को जो है हमने इनको तीनों के आगे एक एक, यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पे एक लगा दिया और यहाँ पे एक लगा दिया। तो इस तरह से हमारा एनालिसिस हो चुका है। अब एनालिसिस को फाइनल टर्म में लिख देंगे, तो ये 1 है, ये 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईएस्ट जो एनालिसिस किसी है 6 की है, तो यहाँ पे 6 का सामने से आप जाओगे तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपको मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखिए आपको L1 यानी कि 6 के सामने कौन सा टेबल पड़ रहा है आपका 30, तो आपका जो है L1 कितना आ जाएगा, L1 आ जा रहा है 30, तो L1 की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके अलावा इसके अलावा जो है इन दोनों के बीच का गैप कितना है, आई निकालना है। तो आई हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों में 10 का आई, 10 आई है। ठीक है, और उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी जो हमने बताई अभी आपको, F1 कितनी हो जाएगी, तो 97 हमने ये इस वाले टेबल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 97, तो ये F1 हो गया। इसके ऊपर वाला जो है F2 हो गया और इसके नीचे इसके ऊपर वाला F0 हो गया, इसके नीचे वाला F2 हो गया। आपको पता ही है अच्छी तरह से ये बताया जाता है फ्रीक्वेंसी, अगर ये F1 है तो इसके ऊपर वाला F0 होगा और इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। तो F0 कितना है 65, तो F0 को हम 65 लिख लेंगे। और F1 अभी 97 हमने बताया, F2 क्या है 97 के नीचे वाला 61 है, तो ये 61 आ गया।
L1 अभी मैंने बताया इसकी छोटी वाली टर्म तो 30 आ गया, तो L1 30 आ गया। उसके बाद I कितना है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है इस टेबल में, तो गैप है 10 का, तो ये I आ गया। अब हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, इस फार्मूले को यूज़ करो, चाहे दूसरा वाला फार्मूला भी मैंने पहले वाले सेट में कराया उस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हो। आपकी मर्जी है, जो आपको सूटेबल लगे, आपको जो आसानी से आ जाता है वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। L1 F1 माइनस एफ नोट या F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, सभी की वैल्यू हमारे पास यहाँ रखी हुई हैं, इन सभी को इस फॉर्मूले में डालेंगे और वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 34.70। तो यही हमारा फाइनल आंसर था और ये सेट था आपका कंप्लीट। आपके सामने यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सारे वीडियोस को, और सारे के सारे वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप लोग शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हो, जो कि आपके अंदर एक कमी है। ये इसको सुधारिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपका पैसा नहीं लगना है। एक लाइक और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ हमेशा कीजिए, ताकि उनकी मदद हो सके और हमारे को भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।